हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स के स्टारशिप एक्सप्लोजन के बारे में। आज के समय इंटरनेट पे बहुत से आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है सीएनएन का। स्पेसएक्स मार्स रॉकेट प्रोटोटाइप जस्ट एक्सप्लोडेड, इट वाज स्टिल ए सक्सेस। ये एक और आर्टिकल है। ए हार्ड लैंडिंग, मस्क स्टारशिप फेल्स टू स्लो डाउन, एक्सप्लोड्स ऑन द वे बैक। और इस टाइप की वीडियोस भी आपने ऑनलाइन देखी होगी शायद, जहां पर जो स्टारशिप है इलॉन मस्क की, ये वापस लैंड करने की कोशिश कर रही है, बट समथिंग वेंट रॉन्ग और बूम, एक ह्यूज एक्सप्लोजन और बाय बाय स्टारशिप। सो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ये पूरा एक्सप्लोजन हुआ क्यों है, ये मिशन था क्या ये एक मिशन था, ये प्रोटोटाइप था, डिस्कस करेंगे। बट सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेस की, स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स की, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो 4 नाम दिए गए हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, बज एल्ड्रिन, यूरी गैगरिन, इनमें से वो कौन सा नाम है जो अपोलो मून मिशन का पार्ट नहीं था? आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। सही आंसर आपको मिलेगा इसका वीडियो के एंड में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे आपने वीडियो देखी थी, यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये जो लॉन्च था रॉकेट का, इट वॉज अनमैन्ड। पहली बात तो ये है, कोई सैटेलाइट यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। दूसरी बात ये है, और ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। ऐसा नहीं है कि ये टेक ऑफ नहीं कर पाया, इसने टेक ऑफ किया। ये आसमान में करीब 40 से लेकर 60,000 फीट के आसपास गया। कोशिश करी कि ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचे, मगर वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसके काफ़ी नीचे ही रहा। और उसके बाद वापस जब ये री एंट्री कर रहा था धरती पर, मतलब कि लैंड कर रहा था, उस वक्त ये क्रैश कर गया। नाउ अब एक और बात ये भी जान लो कि ये था एक टेस्ट रॉकेट, ये एक्चुअल स्टारशिप है नहीं। आपको पता होगा कि इलॉन मस्क का एक बहुत ही बड़ा सपना है कि आने वाले कुछ सालों में स्पेसएक्स डेवलप कर ले स्टारशिप। ये वो रॉकेट है जिसे इलॉन मस्क मानते हैं कि इन द फ्यूचर स्पेसएक्स लॉन्च कर पाएगा सैटेलाइट्स, पेलोड, एस्ट्रोनॉट्स भेज पाएगा अंतरिक्ष में, मून पर, और इवेंचुअली इनका सबसे बड़ा सपना यह है कि एक दिन स्टारशिप से ये भेजे ह्यूमन बींग्स को धरती से मार्स पर। और स्टारशिप की खासियत यह है, इसकी जो लुक है, इट इज वेरी डिस्टिंक्ट। 2019 के जनवरी महीने में इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि बाकी जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनकी तरह यहाँ पर जो आउटर इसका शेल होगा, जो आउटर लेयर होगी, ये कार्बन फाइबर की नहीं होगी। यहाँ पर ये यूज करेंगे स्टेनलेस स्टील। इसका रीजन इन्होंने एक्सप्लेन किया, कॉस्ट इश्यूज। यहाँ पे आप देखेंगे, स्टेनलेस स्टील वुड बी यूज्ड इंस्टेड टू बिल्ड द स्टारशिप। मस्ट साइटेड सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग कॉस्ट, स्ट्रेंथ एंड ईज ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है फोटो स्टारशिप की, कंप्लीटली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील आउटसाइड। और आप अगर सोच रहे हैं वाह ये रॉकेट काफी हाइट में भी बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ठीक सोच रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जो इसका बूस्टर है वो अटैच करके इसको देखें, तो स्टारशिप जेन्युइनली एक बहुत ही ज्यादा मैसिव रॉकेट है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये है चाइना का लॉन्ग मार्च 9। इसको आप अगर कंपेयर करोगे स्टारशिप से, तो स्टारशिप की जो टोटल हाइट है, इट इज अराउंड 120 मीटर्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है वेबसाइट स्पेसएक्स की, और ये है स्टारशिप। और यहाँ पे लिखा है स्टारशिप SN8 टेक्स फ्लाइट, जो प्रोटोटाइप दिसंबर 2020 में इन्होंने टेस्ट किया है, क्रैश कर गया। इसका नाम है SN8। और यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ्लाइट से पहले का जो पीरियड है ये दिखा रहे हैं, और ये एक्चुअल फ्लाइट है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट रियली। आप देखेंगे किस तरीके से ये यहाँ पर टेक ऑफ कर रहा है। इट इज़ अ रिमार्केबल रॉकेट मेड बाय स्पेसएक्स। खैर वापस जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे, दिस इज द कंप्लीट रॉकेट। और यहाँ पे इसकी जो टोटल हाइट है, यहाँ देख पाएंगे, इट इज 120 मीटर्स। और आप नोटिस करेंगे, स्टारशिप जो मेन आप कह सकते हैं इसका स्पेसक्राफ्ट है, इसके नीचे बूस्टर भी है, ये काफी बड़ा। ये जो बूस्टर है, इसको इन्होंने नाम दिया है सुपर हैवी। ठीक है, इसको ये कहते हैं फर्स्ट स्टेज बूस्टर है। ये हमारा यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट स्टेज बूस्टर ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च सिस्टम हैज ए ग्रॉस लिफ्ट ऑफ मास ऑफ ओवर 3 मिलियन kg। तो ये इनके क्लेम है। इसको अभी आई थिंक स्टारशिप के साथ इन अ प्रॉपर फ्लाइट जब ये यूज करेंगे तब इसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाएगा। मगर यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये है स्टारशिप अकेले आप इसकी जो हाइट देखो तो इट इज अराउंड 50 मीटर्स। ऑलराइट, तो स्टारशिप क्या है ये देख ली, ये समझ में आ गया कि जो क्रैश हुआ है ये था एक प्रोटोटाइप। मगर प्रोटोटाइप डमी नहीं होता, ऑब्वियसली यहाँ पर भी इसको काम करने के लिए बिल्ड किया गया था, तो लॉस तो हुआ होगा। जी हाँ, कई मिलियंस का लॉस तो हुआ है स्पेसएक्स को, मगर ये लॉस इन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था। आप अगर देखें तो इसकी फ्लाइट से पहले ही इलॉन मस्क ने यह कहा था कि 1/3 चांस है कि ये जो स्टारशिप का यहाँ पर टेस्ट हम करेंगे, ये सेफली धरती पर वापस आ जाए। सो आप कह सकते हैं कि स्पेसएक्स काफी हद तक तैयार था यहाँ पर क्रैश को लेकर। हाँ, जो क्रैश का रीजन है इन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि फ्यूल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो काफी हद तक वरिंग साइन है। इसका मतलब यह है कि प्रॉपरली जो इनके लॉन्चर हैं अभी भी काम कर नहीं रहे।
यहाँ पर हुआ क्या है कि जब स्टारशिप का प्रोटोटाइप लैंड करा था तो उस वक्त उसे और सपोर्ट चाहिए थी, इंजन्स की सपोर्ट चाहिए थी, उसको फ्यूल सिस्टम की सपोर्ट चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं ग्लिच आ गया और उसके बाद देखो एक साइड से सपोर्ट मिली नहीं। मगर जब ये लैंड करा था तब अचानक से एक फ्यूल सिस्टम का जो पार्ट है ये एक्टिवेट हो गया और उसके बाद ऑफ कोर्स एक एक्सप्लोजन हो गया एंड द होल स्टारशिप एक्सप्लोडेड। और बाय द वे ये जो इवेंट है ये हुआ है टेक्सास में। नाउ क्या इससे पहले ऐसा एक एक्सीडेंट हो चुका है विद स्टारशिप? देखिए इस टाइप का एक्सप्लोजन हो सकता है कि ना हुआ हो, इससे पहले भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, मगर ये जो एक्सप्लोजन था काफी ड्रामेटिक था। मगर इलॉन मस्क ने यहाँ पर एक बात कैटेगोरिकली बोली है कि वी आर गोइंग टू मार्स। यहाँ पे आप देखेंगे इस पूरे एपिसोड के बाद भी इलॉन मस्क ने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ, परहैप्स यही सीक्रेट है टू बिकम अ बिलियनियर, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड। इन्होंने कहा है कि मार्स हियर वी कम। इन्होंने कहा है कि ठीक है, जो फ्यूल हेडर टैंक है वहां पे प्रेशर काफी लो था ड्यूरिंग लैंडिंग बर्न और उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे इशू आ गया, मगर वी गॉट ऑल द डेटा वी नीडेड। जो हमने टेस्ट किया था ये डेटा के लिए कि किस तरीके से फ्लाइट लेगा, क्या इसके यहाँ पे मनूवर्स होंगे, वो डेटा स्पेसएक्स के पास आ चुका है और आगे ये कांग्रेट्स भी कर रहे हैं स्पेसएक्स की टीम को। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि क्या स्टारशिप में ह्यूमन बीइंग्स जेन्युइनली पहुंच सकते हैं मार्स में? देखिए पहली बात तो जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होगी। आप अगर अभी के लिए देख लो तो नासा ये कोशिश कर रहा है कि 2024-25 में ये ह्यूमन बींग्स को भेजें टुवर्ड्स द मून अंडर द अर्थमिस मून प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे सोलर सिस्टम है, यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे ये प्लैनेट अर्थ है, तो अर्थ के बिल्कुल यहाँ पे पास में ही है मून। यहाँ से यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को अगर भेजना है तो उसमें ही मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट आएगी अराउंड 30 to 35 बिलियन डॉलर्स। कई कंट्रीज का एनुअल बजट नहीं होता इतना जितना यूएस यहाँ पे खर्चेगा टू सेंड ह्यूमन बींग्स टू द मून। अब ये तो मून है, ठीक है, अब बाकी आप अगर देखो तो धरती से मार्स तो और भी ज़्यादा दूर है, तो ऑब्वियसली इसमें देखिए काफ़ी खर्चा आएगा। और बताया जा रहा है कि टोटल कॉस्ट यहाँ पर ह्यूमंस को भेजने की और सिर्फ वापस लाने की आप अगर देखो तो इट कैन बी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलोनी बसाने की तो वहाँ पे आते हैं एथिकल क्वेश्चंस भी कि अगर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर बसते हैं तो वो किस नेशनैलिटी के होंगे। क्या यहाँ पे हम कहेंगे कि अमेरिका की कॉलोनी बस गई है, या फिर इलॉन मस्क यहाँ पे खुद प्रोक्लेम करेंगे कि ये लैंड बिलोंग करता है स्पेसएक्स को, हम यहाँ पे खुद का कंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो जो मार्स वाला आइडिया है वो अभी भी काफ़ी हद तक फार ऑफ है, आप कह सकते हैं यू कैन टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ना ये तो हमने बात कर ली है स्पेस एक्स की, मगर क्या इसरो भी रीयूजेबल रॉकेट पे काम कर रहा है? तो इसका आंसर है बिल्कुल। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये वेबसाइट है इसरो की और यहाँ पर एक पूरा पेज है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो भी चाहता है कि इवेंचुअली स्टारशिप की तरह ये भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम करें। और यहाँ पर देखो लिखा है द कॉस्ट ऑफ एक्सेस टू स्पेस इज ए मेजर डिटरेंट। अभी के लिए जो कॉस्ट है टू सेंड सैटेलाइट्स टू सेंड ह्यूमन बींग्स ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम रीयूजेबल व्हीकल डेवलप कर लेते हैं तो इट इज़ ए यूनानिमस सोल्यूशन टू अचीव लो कॉस्ट। और इसरो भी आज के समय इस पे काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम, मतलब कि RLVTD is a series of technology demonstration missions that have been considered as a first step towards realizing two-stage to orbit। तो इसरो इन द फ्यूचर कोशिश करेगा कि 2-stage reusable launch vehicle ये डेवलप करें। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द अपोलो मून मिशन। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है यूरी गैगरिन। ये अपोलो मिशन के पार्ट नहीं थे बिकॉज ही वाज नॉट एन अमेरिकन, ये थे ए सिटीजन ऑफ USSR और ये थे फर्स्ट मैन इन स्पेस। बाकी जो यहाँ पर नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन, ये सब पार्ट थे ऑफ अपोलो 11 मिशन। मगर मून के सरफेस पर चले थे बस नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिन रहे थे स्पेसक्राफ्ट में। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज SSC, बैंक, रेलवेज, UPPSC, UPSC, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर क्लिक करो ऑन द कोर्स दैट यू वांट टू परचेज और देखो जो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे आपको दिखेगा ये पे मत करना, यूज़ द कोड PG10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्स के कोर्सेज में आप यूज़ कर पाएंगे कोड PG10। और अनअकैडमी के साथ फ़ायदा ये है कि आप जो कोर्स परचेज करेंगे उसकी क्लासेस आप दे सकते हैं ऑन फोन, ऑन टैबलेट्स, कंप्यूटर, एनीवेयर यू वांट। सो यूज़ PG10, सेव मनी।